मध्य प्रदेश के सीधी से एक बड़ी अपडेट सामने आई है। आदिवासी युवक से बदसलूकी करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद आरोपी युवक प्रवेश शुक्ला को पुलिस सरगर्मी से तलाश रही थी और आखिरकार देर रात पुलिस ने प्रवेश शुक्ला नाम के इस युवक को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कड़ी नाराजगी जताई थी। आरोपी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए थे। इसके बाद आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सीधी में आदिवासी युवक से बदसलूकी करने वाले आरोपी पर एनएसए लगाया जाएगा और गिरफ्तारी हो चुकी है। ये बड़ी अपडेट मध्य प्रदेश के सीधी से। इंडिया में जो प्रकरण चल रहा था, उस प्रकरण के आधार पर जो तत्कालिक रूप से थाना बहरी में अपराध पंजीबद्ध किया गया और अपराध पंजीबद्ध करने के पश्चात आरोपी को गिरफ्तार किए जाने के बाद रेगुलर रूप से जो है थाना विभिन्न थानों की हमने पुलिस टीम बनाई थी और रेगुलर रूप से ये अपना अपना जो है क्षेत्र में जो है सूचना संकलन कर रहे थे और विभिन्न जगह पर दबिश दे रहे थे। इसी आधार पर जो है लगभग रात्रि 2 बजे के आसपास जो है आरोपी को जो है हिरासत में लिया गया है और अब उनसे पूछताछ की जाएगी और साथ ही साथ के प्रकरण में अग्रिम विवेचना की जाएगी। इनकी राजा कुबरी और उसके इर्द गिर्द के गांव में रेगुलर रूप से दबिश चल रही थी इनकी और उसी जगह पर जो है विभिन्न प्रकार की मुखबिरों से सूचना प्राप्त हुई थी, उस आधार पर हमने इसको गिरफ्तार किया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रिजेश राजपूत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रिजेश, ये वीडियो जिसने भी देखा उसके मन में गुस्सा था और अच्छी खबर ये है कि गिरफ्तारी हो चुकी है। कहां से गिरफ्तारी हुई, कार्रवाई आगे कितनी बढ़ी है, बताएं। हाँ, देखिए, जैसे ये वीडियो कल शाम से वायरल होना शुरू हुआ था, उसके बाद एकदम सरकार पे दबाव बन गया था कि किसी भी तरह इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि बहुत ही विभत्स और भयानक वीडियो था ये। जिस तरीके से मंदबुद्धि आदिवासी युवक के ऊपर जो बदतमीजी की जा रही थी, उससे बहुत लोग वीडियो देख के हैरान हुए। सबसे बड़ी बात इस मामले में ये थी कि जो आरोपी था वो वहाँ के जो बीजेपी एमएलए हैं उनका विधायक प्रतिनिधि कहलाता था और उसको लोग जानते भी थे। इस घटना के बाद से वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद सरकार पे दबाव बना। मुख्यमंत्री ने तुरंत मामला दर्ज करने के आदेश दिए, एनएसए लगाने को कहा और पुलिस ने उस घर की घेराबंदी करके पहले उसके माँ बाप को हिरासत में लिया और बाद में देर रात में करीब 2-3 बजे उस आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल उससे पूछताछ चल रही है और पुलिस एकदम सख्त है कि इस मामले में जो मुख्यमंत्री से निर्देश मिल गए हैं तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो एक बड़ा संकेत है, मुख्यमंत्री ने फिर कहा है कि इस मामले में ऐसी सजा दी जाएगी कि जो लोग याद है आइंदा ऐसी जघन्य सबक है और उम्मीद यही कि गिरफ्तारी हुई है, कार्रवाई ऐसी हो कि दोबारा ऐसा कोई करने की हिमाकत ना कर पाए। बहुत धन्यवाद आपका ब्रिजेश जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूसीसी को लेकर उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और देखिए इस मीटिंग के बाद धामी ने संकेत दिए कि जिस तरह का ड्राफ्ट उत्तराखंड सरकार ने कॉमन सिविल कोड पर तैयार किया है, उसी टेम्पलेट पर यूनिफॉर्म सिविल कोड तैयार हो सकता है। हालांकि देश के मौलाना मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समान नागरिक संहिता का लगातार विरोध कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले पर केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने एबीपी न्यूज को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया। सुनिए क्या कहा उन्होंने। देखिए, सबसे पहले आपको वो बताते हैं केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान का शरीयत पर बयान कि सिर्फ बादशाहों के लिए बनाया गया था कानून। ये कहना है आरिफ मोहम्मद खान का। इस्लामी कानून भेदभाव की बात करता है। 90% इस्लामी कानूनों का कुरान से वास्ता ही नहीं है। मैं आपसे सिर्फ एक बात समझना चाहता हूं कि इस्लाम को यह कहा जाता है कि बराबरी का अधिकार इस्लाम देता है। पैगंबर साहब ने बराबरी की बात की, ये सारी बातें सामने आती हैं, आपने भी कई बार रखी। मुझे समझना यह है कि जब बराबरी मूलभूत अधिकार है इस्लाम के तहत, तो ये कॉमन सिविल कोड से सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं। जो उनके नुमाइंदे हैं, जो धर्मगुरु हैं, वो आखिरकार ये क्यों कह रहे हैं कि कॉमन सिविल कोड आएगा तो हमारे हक हुकूक छिन जाएंगे। मुस्लिम समाज में बहुत ही जल्दी प्रॉफिट साहब के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जाने के बाद बादशाहतें कायम हो गई। बादशाहत में समानता नहीं हो सकती। बादशाहत अगर होगी तो व्यक्ति की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, समानता नहीं हो सकती और बादशाहों को अपनी सल्तनत चलाने के लिए कोई कानून चाहिए। वो कानून बराबरी के कानून नहीं हो सकते। लिहाजा उन बादशाहों ने अपनी ज़रूरत के मुताबिक, या कहा जाए कि उन बादशाहों की ज़रूरत के मुताबिक बहुत सारे लोगों ने आगे बढ़कर कानून लिख दिए, जिसमें जाहिर है कि
कि ना समता थी ना व्यक्ति की प्रतिष्ठा थी। उन्होंने कानून लिखे बादशाहतों की जरूरत के लिए, राजाओं की जरूरत के लिए। आज हमारे जो लोग अपने आप को उलमा कहते हैं, कानून का, इस्लामी कानून का जानकार कहते हैं, वो इंसानों के लिखे हुए उस कानून को जो बादशाहों की जरूरत पूरी करने के लिए लिखा गया था, उसे उन्होंने नाम दे दिया शरीयत, खुदा का कानून। कुरान अपने आप को शरीयत कहता है, इंसानों के लिखे हुए कानून को शरीयत नहीं मानता है। लेकिन अब वो कानून को अगर आप कहेंगे कि ये इस्लामी कानून है, तो वो तो भेदभाव से भरे हुए हैं। वो तो सिर्फ पुरुष और महिला में भेदभाव नहीं करते। कुरान कहता है वलाक़द कर्रमना बनी आदमा, हर इंसान प्रतिष्ठा का अधिकारी है। और ये कानून कहते हैं कि मुस्लिम और गैर मुस्लिम के अधिकार भी बराबर नहीं हो सकते। जिसे ये कहते हैं मजहबी कानून, उसमें 90% से ज्यादा भाग वो है जो सीधे सीधे कुरान की आयतों से टकराता है। तो सुना आपने इंटरव्यू में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर केरल के गवर्नर ने जमकर निशाना साधा। आपको बताएं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर बोले केरल के गवर्नर कि जो अपने हाथ से कानून लिखकर उसे खुदा का बताते हैं, उन पर लानत है। कुरान की आयत के हवाले से बोर्ड पर लानत की बात उन्होंने कही। अपने आप को खुदा से कम नहीं समझता मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। ये शब्द हैं केरल के गवर्नर के आरिफ मोहम्मद खान के। दरअसल उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को लेकर ये बातें कही कि खुद के कानून को खुदा का बताना गलत है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो इसकी पैरोकारी करता है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या उसका कोई रिलेवेंस है? फिर आपको एक और बताता हूं, ये जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे नजदीक। कुरान में एक आयत है, वो आयत ये कहती है कि उन लोगों पर अफसोस है जो अपने हाथ से कानून लिखते हैं, अपने हाथ से किताब लिखते हैं और ये कह के पेश करते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से। फवैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताबा बिअयदीहिम, अपने हाथ से लिखते हैं। सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह, और उसके बाद कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से। और फिर आयत आगे कहती है लानत इन पर जो इन्होंने लिखा, और लानत उस फायदे पे जो इन्होंने हासिल किया उस लिखने के नतीजे में। ये कुरान खुद कह रहा है कि ऐसे लोग होंगे जो अपने हाथ से कानून लिखेंगे और उसको ये कह के पेश करेंगे कि ये अल्लाह का कानून। तो मैं कौन हूं साहब, जब कुरान खुद ही इन लोगों के बारे में गवाही दे रहा है कि ये अपने हाथ से कानून लिखेंगे और कहेंगे ये खुदा का कानून है। ये अपने आप को खुदा से कम नहीं समझते। आरिफ मोहम्मद खान यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने मर्द के लिए 80 साल की उम्र में 4 शादियों वाले अरशद मदनी के बयान पर भी जमकर हमला बोला। ये इंसान को जानवर बनाने वाली बात है, ऐसा कहना है उनका। इससे ज्यादा गैर इंसानी कुछ हो नहीं सकता। ये पूरा आपको जरूर सुनना चाहिए कि क्या कहा है आरिफ मोहम्मद खान ने कि इससे ज्यादा गैर इंसानी कुछ नहीं हो सकता। ये गलत है। अरशद मदनी के बयान पर आरिफ मोहम्मद खान का बयान। कुछ दिनों पहले हमने अरशद मदनी साहब का इंटरव्यू किया था और आप जो बातें कह रहे हैं, बड़ी प्रोग्रेसिव बातें कह रहे हैं। उन्होंने एक तर्क दिया। उन्होंने कहा कि अगर, मैंने उनसे पॉलीगैमी के बारे में पूछा था, बहुविवाह के बारे में, उन्होंने कहा अगर 80 साल की उम्र में भी एक व्यक्ति सक्षम है और उसकी 3 शादियां हैं, औलाद नहीं है, तो वो 4थी शादी करेगा। उन्होंने एक बात ये भी कही कि औरत जो है वो 40-45 साल की उम्र में बूढ़ी हो जाती है, लेकिन मर्द जो है 80 साल की उम्र में भी अगर उसको जरूरत है तो वो 4थी शादी करेगा। आप ये विंडो बंद नहीं कर सकते। आप चूंकि इस तरह का तर्क तकरीर वो रख रहे हैं तो इसका असर जाता है। इसलिए मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूं कि इस तरह की तकरीरों का क्या जवाब होगा। मुझसे अगर आप जवाब पूछिए तो मैं तो खामोशी इख्तियार करूंगा, इसलिए कि इससे ज्यादा गैर इंसानी ये तो वो बात कहना है कि जिसका मतलब इंसान को इंसान न रहकर जानवर बना देना है। अरे
कुरान लफ्ज इस्तेमाल करता है शादी के लिए, ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जो आमतौर से कहा जाता है कि ये मुस्लिम मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है। गलीजा लफ्ज का इस्तेमाल करता है कि जिसकी स्पेशल सैंक्टिटी है। कुरान कहता है किसी भी इंसान के दिल में किसी भी इंसान के जिस्म में हमने दो दिल नहीं बनाए हैं। कुरान कहता है वन किहुल अयामा मिनकुम, शादी उससे करो जो शादीशुदा ना हो। जब 1/3 पुरुष आबादी खत्म हो गई थी ओहद की लड़ाई के मौके पर, उस वक्त इजाजत दी गई शर्त लगा के कि तुम एक से ज्यादा शादी तभी कर सकते हो जब उनके बीच इंसाफ कर सको। और फिर आगे बढ़ के आयत में कह दिया कि ये बात किसी भी इंसान की क्षमता के बाहर है कि वो दो बीवियों के बीच में इंसाफ कर सके। जी। तो जो कंडीशनल परमिशन थी उसको तो इन्होंने कानून बना लिया। और जहां पे कुरान कह रहा है शादी उससे करो जिसकी पहले शादी, जो शादीशुदा ना हो पहले से, उसको इन्होंने इग्नोर कर दिया। देखिए, दरअसल कुछ दिन पहले हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने जमीयत उलेमा हिंद के चेयरमैन अरशद मदनी का इंटरव्यू किया था। केरल के गवर्नर ने जिस बयान पर रिएक्ट किया है वो आपको सुनाते हैं। अक्षने चबा देती है, चार को कौन रख करके अपने जीवन को व्यतीत करेगा। नहीं, आपने देखिए बड़ी बात कही। आपने मदनी साहब कहा कि मुसलमान 4 शादियां नहीं करते हैं। अगर सरकार इसी को कानून के रूप में ले आती है तो कोई दिक्कत नहीं करते हैं। नहीं, दिक्कत है। एक आदमी है जिसकी जरूरत है, 3 बीवियां उसने की हैं लेकिन उसकी औलाद नहीं होती है। वो ये समझता है कि मेरी औलाद हो सकता है कि चौथी बीवी से हो जाए, ये एक मजबूरी है। मान लीजिए एक मर्द है जो 80 साल तक बूढ़ा नहीं होता है, औरत तो 45 और 50 के अंदर बूढ़ी हो जाती है। अब उसे ज़रूरत है किसी बीवी, या तो इन सब को तलाक दे और या चौथी शादी करे, तीसरी शादी करे। इस्लाम ये नहीं कहता है कि तलाक दे दो, इस्लाम ये कहता है अपनी ज़रूरत को पूरा करो। आप एक दरवाजे को बंद करके कोई खैर का पहलू नहीं उसके अंदर रखते हैं, वो दरवाज़ा बंद हो जाएगा। लाख में से 2-4 आदमियों की ज़रूरतों को आप दरवाजे को बंद कर देंगे, ये कोई अच्छी बात नहीं है। मदनी साहब, आपसे मेरी इसके पहले जब बात हो रही थी, आपने एक बड़ी बात कही थी। आपने ये कहा था कि इस्लाम बराबरी की बात करता है। आपने पैगंबर साहब का हवाला दिया और आपने ये कहा कि उन्होंने भी बराबरी की बात की थी और आपकी बात बड़ी दीगर मुझे बात लगी थी। आप मुझे बात समझाइए कि जब बराबरी की बात आप करते हैं तो मर्द को आप कह रहे हैं आदमी का 3 शादी से नहीं तो चौथी शादी से बच्चा हो जाएगा, तो औरतों के हक हुकूक का क्या होगा? अगर औरतें भी इस बराबरी की बात करें, जैसे मर्द को जो अधिकार मिलते हैं वही अधिकार अगर औरतें भी मांगने लगें तो हमारा समाज कहाँ जाएगा? फिर तो दोनों तरफ से शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए एक तो कानून होना चाहिए ना जो सबके लिए समान हो। मतलब यह है कि आप कौन सा कानून चाहते हैं? अगर मर्द 2 शादी करता है तो बीवी को भी 2 शादी की इजाजत दी जाए, ये कहना चाहते हैं आप? दोनों को एक शादी की इजाजत हो, मैं ये कह रहा हूं। दोनों को एक पत्नी एक पति, ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें क्या दिक्कत है आपको? दोनों के लिए एक जैसे अधिकार होंगे, जो मर्द के लिए वही औरत के लिए। ये बताइए कि अगर मर्द को जरूरत है दूसरी शादी की तो वो क्या करे? औलाद नहीं होती इस बीवी से, अब बताइए क्या करे? अब इसमें जो सवाल ये उठेगा कि आप मदनी साहब, आप बहुत ही आपकी जो समझ है उस पर मुझे कोई संदेह नहीं है। आपने बहुत ही अध्ययन किया है, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया है। लेकिन देखिए, जो नारीवादी हैं वो ये कहेंगे कि ज़रूरत क्या सिर्फ पुरुष की होती है, ज़रूरत औरत की भी होती है। और इसी पर मैं आपको आगे ले जाता हूं कि जो संपत्ति में बंटवारे का मसला होता है, आपके यहाँ अभी तक जो नियम है उसमें यह है कि जो औरत को हिस्सा मिलेगा वो मर्द के हिस्से का आधा मिलेगा। जो बंटवारा, जो उत्तराधिकार और बंटवारे का सवाल होता है, यहाँ है कि बराबर मिलेगा, यहाँ पर है बराबर मिलेगा। आप जानते नहीं, ये गलत है। इस्लाम ने लड़कों के लिए ये लाजमी किया है कि बूढ़े माँ बाप की सारी जिंदगी की ज़रूरतों को वो पूरा करेगा, माँ बाप को राज़ी रखेगा। अगर वो माँ बाप राज़ी नहीं है तो हमारा अकीदा है कि अल्लाह उससे राज़ी नहीं है। लेकिन लड़की के लिए ये नहीं है। जब लड़की का हाथ दूसरे लड़के के हाथ में दे दिया गया, अब इस लड़की के लिए ये ज़रूरी है
कि वो अपने शौहर को, जो उसका मर्द है, उसको राज़ी रखे, उसकी औलाद की परवरिश करे, वो माँ बाप को राज़ी रखे, ये उनकी खिदमत करे, ये लड़की के ऊपर नहीं है। लेकिन लड़के के ऊपर लाजिम है, अगर वो उनकी खिदमत नहीं करेगा तो अल्लाह उससे राज़ी नहीं रहेगा। ये चीज़ मर्द के लिए है। जब मर्द बुढ़ापे में माँ बाप के ऊपर खर्च करेगा, उनके लिए कमाएगा, उनके जूते सीधे करेगा, उनके लिए जिएगा, उनके लिए मरेगा, तो उसका हिस्सा भी माँ बाप के हिस्से में ज़्यादा दिया गया। और वो लड़की जो ब्याह के बाद दूसरे के घर चली गई, अब इस लड़की पर लाजिम है कि वो उस घर में जा कर के उनकी खिदमत करे। माँ बाप की खिदमत उसके ऊपर ज़रूरी नहीं है, उसको भी हिस्सा दिया गया, मगर इस लड़के का आधा दिया गया। आप ये नहीं समझते, नहीं जानते कि इस्लाम ने आधा दिया क्यों है, इसलिए ऐसी बात करते हैं। अगर इस्लाम को इस पर और देखिए, केरल के गवर्नर ने ट्रिपल तलाक और यूसीसी को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि 40 साल के बाद की पीढ़ियां मोदी को याद करेंगी। ट्रिपल तलाक खत्म करने के लिए मोदी को याद करेंगी आने वाली पीढ़ियां। यूसीसी पर भी आरिफ मोहम्मद खान ने बड़ा बयान दिया, अपना स्टैंड क्लियर किया, कहा कि जितना जल्द हो सके इसे लागू किया जाए। आरिफ मोहम्मद खान केरल के गवर्नर हैं, उनकी तरफ से ट्रिपल तलाक और यूसीसी का समर्थन किया गया है। आपको क्या लगता है, हम बात कर रहे हैं जुलाई 2023 में, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आपको क्या लगता है कि अगले साल की शुरुआत में सूरज देख लेगा अपने हिस्से का? अब आपकी उम्मीद में पूछ रहा हूं, तर्क आपने सारे दे दिए, उम्मीद आपकी क्या है आखिर में, बस ये बता दीजिए। भाई मेरी उम्मीद तो ये है कि ये जल्दी से जल्दी होना चाहिए, अगले साल नहीं, जितनी अगले महीने, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। क्यों? एक तो पहली बात तो ये है कि संविधान इसको हमारा दायित्व बताता है। दायित्व का अगर आप ट्रांसलेशन करिए तो भारत के राज्य का ये धर्म है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को, जिनका जो शासन चलाने में जो बुनियादी उसूल हैं और कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करे। और देखिए, केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने कॉमन सिविल कोड पर बेबाकी से अपनी बात भी रखी और भ्रम फैलाने वालों को करारा जवाब भी दिया। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बीजेपी की, जिसने पार्टी संगठन में बड़ा फेरबदल किया है। 2024 का चुनाव सिर पर है और इसीलिए देखिए हम आपको समझाते हैं कि चुनाव से पहले बीजेपी इस वक्त एक्शन मोड में आ चुकी है। बीजेपी ने कई प्रदेश अध्यक्ष बदले हैं और आपको बताएं कि पंजाब, तेलंगाना, झारखंड में नए चेहरों को जगह दी गई है। आंध्र में भी बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बदला है। जी किशन रेड्डी को तेलंगाना भेजा गया है। कांग्रेस से आए सुनील जाखड़, डी पुरंदेश्वरी को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। देखिए, जी किशन रेड्डी को तेलंगाना की जिम्मेदारी, इसके अलावा सुनील जाखड़ जो कि कांग्रेस से आए हैं, डी पुरंदेश्वरी को भी जिम्मेदारी दी गई है। झारखंड में आपको बताएं कि बाबूलाल मरांडी पर दोबारा से दांव खेला गया है। तो देखिए, मोदी 3.0 के लिए पूरी तैयारी शुरू कर दी गई है। बाबूलाल मरांडी पर भी दोबारा से एक बार झारखंड में बीजेपी ने दांव खेला है। चार घंटे की मीटिंग, 4 फोटो रिलीज, मोदी का संबोधन, मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। सरकार के काम जनता तक पहुंचाने का वादा और इरादा, ये सब कैमरे के सामने थे। लेकिन जब मीटिंग खत्म हुई तब पता चला कि पार्टी ने कितने बड़े पैमाने पर चुनावी सर्जरी करने का प्लान बनाया है। उत्तर से दक्षिण तक मोदी ने मैदान में कितने मंत्रियों को उतारा, कितने नए चेहरों पर दांव लगाया, इन पॉइंटर्स से समझ लीजिए। असल में बीजेपी ने एक झटके में कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदल डाले। चुनावी राज्य तेलंगाना के लिए बीजेपी ने जी किशन रेड्डी को मैदान में उतार दिया। जी किशन रेड्डी अब बंदी संजय कुमार की जगह तेलंगाना में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसी तरह का परिवर्तन झारखंड, पंजाब और आंध्र प्रदेश बीजेपी में भी किया गया है। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए सुनील जाखड़ अब अश्विनी शर्मा की जगह पंजाब बीजेपी की कमान संभालेंगे। झारखंड विधानसभा में नेता विपक्ष बाबूलाल मरांडी अब दीपक प्रकाश की जगह नए पार्टी अध्यक्ष बनाए गए हैं। वहीं आंध्र प्रदेश में सोमवीर राजू की जगह डी पुरंदेश्वरी को बीजेपी ने स्टेट प्रेसिडेंट की नई जिम्मेदारी सौंपी है।
मतलब साफ है कि चुनाव के लिए नई ऊर्जा और नई ताकत के साथ मोदी ने नए चेहरों पर दांव लगाया है। मगर नोट करने वाली बात यह भी है कि इस लिस्ट में जी किशन रेड्डी का नाम है। जी किशन रेड्डी केंद्रीय मंत्री हैं और अब उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। आमतौर में बीजेपी में ये सिस्टम नहीं है कि कोई मंत्री प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी संभाले। इससे ये साफ हो गया है कि मोदी मंत्रिमंडल से करीब करीब जी किशन रेड्डी का जाना फाइनल है। इसीलिए बीजेपी ने उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी देकर तेलंगाना की कमान सौंपी है। As an experienced person of the Telangana, 2 times he was the president, and I think under the leadership of Kishan Reddy garu, we will face the elections and we will win the elections. What I feel. विधानसभा चुनाव की बात करें तो तेलंगाना में वैसे तो कांग्रेस और केसीआर की पार्टी के बीच बाइपोलर मुकाबला है। यहाँ बीजेपी के सिर्फ 3 विधायक हैं, लेकिन जब बात आम चुनाव यानी लोकसभा इलेक्शन की आती है तो बीजेपी इसमें तेजी से उभरती हुई नजर आती है। बीजेपी ने पिछले चुनाव में तेलंगाना में 4 लोकसभा सीटें जीती थी और इस बार उसका मकसद है मिशन साउथ में पार्टी की पोजीशन और मजबूत करना। इस बात को कांग्रेस अच्छी तरह समझती है, इसीलिए मिशन कर्नाटक के बाद कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नाम पर तेलंगाना में अपना पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने में जुट गई है ताकि केआरएस के नाम पर बीजेपी को साउथ में खेलने का मौका न मिले। नया नाम लाए हैं बीआरएस, मतलब बीजेपी रिश्तेदार समिति। अब तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी और बीजेपी की बी टीम के बीच में लड़ाई है। जो केसीआर जी ने भ्रष्टाचार किया उसके कारण नरेंद्र मोदी का दबाव उन पर है। सूत्र बताते हैं कि बीजेपी ने संगठन में जो बदलाव किए हैं वो काफी लंबी चौड़ी मीटिंग के साथ साथ ही इंटरनल सर्वे के आधार पर किए गए हैं। पार्टी ने झारखंड में बाबूलाल मरांडी पर दांव खेला है। पार्टी को लगता है कि बाबूलाल मरांडी के नाम पर आदिवासी वोट बैंक एकजुट हो सकता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा को डेंट पहुंच सकता है और 2019 के अपने परफॉर्मेंस को सुधारा जा सकता है। वैसे तो पार्टी का आंध्र और पंजाब में कुछ है नहीं, लेकिन यहाँ कांग्रेस से आए नेताओं को पार्टी की कमान देने का मतलब ये है कि अब बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव किया है। अब उन लोगों को बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी मिलने लगी है जिनके पास मजबूत बेस है, कैडर है। देखिए, बदलाव का एक इंडिकेशन बिहार से भी आ रहा है। लैंड फॉर जॉब स्कैम में तेजस्वी के खिलाफ चार्जशीट के बाद नीतीश के नेक्स्ट मूव को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या नीतीश 2017 की कहानी को दोहराने वाले हैं? क्या वो एक बार फिर से साथी बदलने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए इस रिपोर्ट। क्या बिहार एक बार फिर परिवर्तन का गवाह बनने वाला है? क्या नया रास्ता एक बार फिर नीतीश को आवाज लगा रहा है? क्या नीतीश कुमार एक बार फिर नए साथी की तलाश कर रहे हैं? जनता दल यूनाइटेड के नेताओं में एक बहुत असंतोष की भावना है और जदयू में टूट बहुत जल्द होगी। ऐसा केंद्र बन जाएगा जो तबाह कर देगा राज्यों को। कोई मर्जर की बात नहीं है। जनता दल यूनाइटेड का अस्तित्व है, अस्तित्व था और अस्तित्व रहेगा। नीतीश जी की बहुत क्लैरिटी है। जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया है तो अब भारतीय जनता पार्टी के तरफ जाने का कोई सवाल नहीं उठता है। तो स्वीकार करें ना करें, लेकिन ये मैं दावा करता हूँ कि आज न कल जनता दल यू का विलय आरजेडी में होना अवश्यंभावी है। नीतीश कुमार को भी चाहेंगे आप कि वो आ जाएं, एनडीए बिछड़ कर गए हैं। वो तो हमारे साथ पहले भी रहे हैं और एनडीए परिवार में दोबारा आएंगे तो बहुत बेहतर होगा। नरेंद्र मोदी इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं चारों तरफ डाका डाल रहे हैं। यूँ तो नीतीश कुमार और मैं साथ साथ रहे हैं। ये फोरकास्ट भी है, इंडिकेशन भी है, चेतावनी भी है और मशवरा भी। लेकिन जो है वो सब कुछ नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के लिए है, क्योंकि गुजरे 48 घंटे के भीतर हुआ ये कि सीबीआई ने रेलवे के लैंड फॉर जॉब स्कैम में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और लालू राबड़ी के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी। इस चार्जशीट से क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म पर जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले नीतीश को इमेज लॉस का डर लग रहा है।
तीसरा डेवलपमेंट यह है कि राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और नीतीश के बीच 3 जुलाई को मीटिंग हुई, जो करीब 1.5 घंटे तक चली। बिहार के ये वो 3 मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं जिनके सामने आने के बाद से राजनीति में हलचल मची है। नीतीश के करीबी माने जाने वाले हरिवंश के बीजेपी से भी काफी अच्छे रिश्ते हैं। इसीलिए इस मुलाकात पर हमने खुद हरिवंश से ही रिएक्शन मांग लिया। हरिवंश ने गठजोड़ पर बातचीत से इनकार कर दिया, लेकिन ये मुलाकात जिन हालात में हुई उसने अटकलों का बाजार गर्म कर दिया और सवाल उठने लगे कि क्या नीतीश एक बार फिर एनडीए का हिस्सा बनने वाले हैं। जेडीयू इससे सीधे सीधे इनकार कर रही है। रही जहां तक की बात मिलने की बात, तो ये तो मिलने की राजनीतिक पार्टी है, सरकार है, एमपी की अपनी समस्या रहती है, मंत्रियों से बराबर मिलते हैं, विधायकों से बराबर मिलते हैं, राजनीतिक चर्चा करते हैं, पार्टी की मजबूती के लिए चर्चा करते हैं, आने वाले चुनाव पर चर्चा होती है, संगठन की मजबूती पर चर्चा होती है। ये कोई नई बात नहीं है। हरिवंश बाबू पार्टी के रैंक एंड फाइल के साथ हैं और माननीय नेता मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से सबसे मिल रहे, तो वो भी अपना मिलने आए होंगे, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? गलत बात है ये कहना कि हरिवंश बाबू भारतीय जनता पार्टी के दूत हैं। नीतीश जी की बहुत क्लैरिटी है, जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया है तो अब भारतीय जनता पार्टी के तरफ जाने का कोई सवाल नहीं उठता है। तो देखिए, राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता, साथ ही किसी भी वक्त बदले जा सकते हैं। ये बात खुद नीतीश भी कई बार साबित कर चुके हैं। देखिए, आपको बताते हैं कैसे। सबसे पहले देखिए नीतीश ने किस किस तरीके से पार्टी बदली, किसके साथ हुए, किससे जुदा हुए। 2013 में एनडीए से अलग हुए थे, फिर देखिए 2015 में आरजेडी से उन्होंने गठबंधन किया, 2017 में वो फिर से एनडीए में शामिल हो गए, 2022 में आरजेडी से फिर से एक बार गठबंधन कर लिया। तो देखिए आप नीतीश ने किस तरीके से 2013, 15, 17 और 2022 में ये एक बड़ा बदलाव आपने देखा कि किया, पार्टी में शामिल हुए, फिर पार्टी बदली। तो इस तरीके से राजनीति में बदलाव देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए, बिहार की राजनीति में करीब 2 दशक से बस ये हो रहा है कि नीतीश कुमार गठबंधन के पार्टनर तो बदल देते हैं, लेकिन टॉप पोस्ट पर उन्हीं का ही कंट्रोल रहता है। लेकिन अब सवाल यह है कि लैंड फॉर जॉब स्कैम में तेजस्वी को आरोपी बनाए जाने के बाद नीतीश अब करने क्या वाले हैं? क्या नीतीश कुमार 2017 वाला इतिहास दोहराते हुए तेजस्वी यादव से इस्तीफा मांगेंगे? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। क्या तेजस्वी नीतीश की बात मानकर डिप्टी सीएम की कुर्सी से इस्तीफा दे देंगे? अगला सवाल, अगर नीतीश ने तेजस्वी से डिप्टी सीएम की गद्दी छीनी तो क्या वो अपनी कुर्सी बचा पाएंगे? ये तमाम तरह के सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं। और देखिए, इन सभी सवालों के जवाब तक पहुंचने से पहले बिहार विधानसभा की पार्टियों की पोजीशन और सरकार बचाए रखने के लिए जरूरी सीटों की संख्या यानी कि मैजिक नंबर को आप इस वक्त ग्राफिक्स के जरिए देख लीजिए। बिहार में सत्ता का नंबर गेम समझिए। कुल सीट है 243, मैजिक नंबर है 122। नीतीश के साथ ही देखिए, आरजेडी में 79 विधायक हैं आरजेडी से, जेडीयू के 45 विधायक हैं, कांग्रेस के 19 विधायक हैं और लेफ्ट के 16 विधायक, यानी कि कुल मिलाकर 159 का ये नंबर है। आगे बढ़ते हैं, अगर नीतीश के साथ आ जाए एआईएम, आईएम और निर्दलीय तो ये 2 हो जाएंगे और संख्या 159 से बढ़कर हो जाएगी 161। आगे बढ़िए, एनडीए की ताकत क्या है? देखिए, बीजेपी यहाँ पर 78 विधायक हैं, एचएएम के यहाँ पर 4 विधायक हैं। ऐसे में आप एनडीए की ताकत देखिए, कुल मिलाकर 82 तक पहुंच जाती है। कुल सीटें 243, मैजिक नंबर 122 और अभी नीतीश के जो साथी हैं वो है कुल 159। अगर 2 साथ आ जाते हैं आईएम और निर्दलीय के तो 161 ये नंबर हो जाता है और यहाँ एनडीए की ताकत है कुल 82। तो देखिए, पूरा आपने नंबर गेम समझा। अब आपको बताएं कि लोकसभा चुनाव में विपक्षी कुनबे की चाणक्य बनने की कोशिश करके नीतीश के लिए इस वक्त इमेज का एक बड़ा महत्व है। मुश्किल यह है कि नीतीश ने आरजेडी के साथ रहकर सरकार बचाई तो इमेज पर असर पड़ेगा, और इमेज बचाने के लिए अगर आरजेडी से बैर मोल ले लिया तो सरकार जाएगी। मौके की नजाकत भांप चुकी बीजेपी करप्शन के मुद्दे पर नीतीश को ताना मार रही है। करप्शन के मामले में राज्य के उप मुख्यमंत्री पर चार्जशीट फाइल हुई है, और जब लालू यादव पर चारा घोटाले में आरोप पत्र दाखिल हुआ था तो यही नीतीश कुमार, ललन सिंह थे जिन्होंने इनके इस्तीफे की मांग की थी। जिन लोगों का यही चरित्र है कि आज आरोप लगाते और कल अपने स्वार्थ के लिए हाथ मिला लेते हैं। आरजेडी का इल्जाम है कि बीजेपी बिहार की सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही है। और रही बात बीजेपी के सहयोगियों की, तो उन्हें उम्मीद है कि नीतीश जल्दी ही एनडीए का दामन थाम सकते हैं।
ये काम इनका चरित्र है। ये आज महाराष्ट्र में जो इन्होंने किया या इसके पहले मध्य प्रदेश में जो इन्होंने किया, मध्य प्रदेश में इन्होंने क्या किया, दल बदल करके जो चुनी हुई जनता के मैंडेट से चुनी गई सरकार थी उसको अपदस्थ करके अपनी सरकार इन्होंने बनाया। अभी मध्य प्रदेश में चुनाव होना है, इसी साल चुनाव होना है, आप भी हैं और हम भी हैं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि चुनाव होने दीजिए, मध्य प्रदेश में ये बुरी तरह हारेंगे। बिहार में नीतीश हैं, लालू हैं, सब में हमारी विचारधारा से जो भी सहमत होगा निश्चित रूप से आएगा। और अभी महाराष्ट्र शुरू हुआ, अभी कई राज्यों में होगा, उत्तर प्रदेश में भी होगा, बिहार में भी होगा। हमारे नीतीश जी खुद ही हमारी सरकार के साथ थे तो हीरो थे, वो खुद ही नीतीश जी आ जाएंगे, किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप आएंगे। इंतजार कर रहे हैं जिस तरीके से हम लोगों ने काम किया है उसकी वजह से हमारे काम को देख के सब लोग आएंगे। तो क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश वाकई सरप्राइजिंग फैसला लेने वाले हैं? इसका जवाब वैसे तो सिर्फ नीतीश ही दे सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि तेजस्वी को सीएम बनाने की बात से इनकार करके उनकी पार्टी कौन सा मैसेज देना चाहती है? कहा जा रहा है कि जब से नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि 2025 में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव होगा, तब से घबराहट है पार्टी के अंदर। पता नहीं, हमने कभी नहीं देखा है कि 2025 का उन्होंने कभी कहा। उन्होंने कहा है, एक बार हमने देखा था कि इन लोगों को अब आगे बढ़ाना है। तो अब ये 2023 है कि 2024 है, 2025 है, तो आप लोग सेट करिए। कई दशक से बिहार की राजनीति को अपने इर्द गिर्द घुमा रहे नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है, ये समझना आसान नहीं है। इसीलिए नीतीश एक बार फिर बिहार में बड़ा खेला कर दें तो शायद किसी को हैरानी नहीं होगी। और चलिए स्पेशल रिपोर्ट में आगे बढ़ते हैं। चौंकाने वाली एक पॉलिटिकल मूव की जमीन उत्तर प्रदेश में भी तैयार हो रही है और इसी के साथ अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या बीएसपी एक बार फिर से बीजेपी से हाथ मिलाने वाली है। इसका इशारा किया है सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के चीफ ओम प्रकाश राजभर ने। देखिए 7 अक्टूबर को वंचित शोषित जागरण महारैली करने की तैयारी में हम हैं। जब गांधी मैदान पटना में वहीं रैली होगी तभी खुलासा होगा। तब तक हम मायावती जी को अपने मंच पर लिया देंगे। एक बड़ा खेल होगा, आप देखिएगा। एसबीएसपी यानी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के चीफ ओम प्रकाश राजभर का ये बयान पॉलिटिक्स में ट्रेंड कर रहा है। इशारे समझने वाली सियासत में राजभर का इशारा बहुत बड़े डेवलपमेंट की ओर है। वो डेवलपमेंट जो यूपी ही नहीं देश में भी गेम चेंजर हो सकता है। राजभर ने संकेत दिया है कि वो बीजेपी की लीडरशिप वाले एनडीए में शामिल होंगे और बीएसपी को भी एनडीए से जोड़ेंगे। सरकार की ताकत भी तो बढ़ाने जा रहे हैं आप। हम तो सबकी ताकत बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन नंबर 1 पर मायावती जी को। हमारी दिली इच्छा है कि सामान्य वर्ग प्रधानमंत्री बनी गया, बैकवर्ड हो ही गया, अब दलित का नंबर है। अब मायावती से बड़ा चेहरा कोई नहीं है, इसी को बना देते सब विपक्षी मिलके, तब तो सही हो जाता। राजभर ने अपने एक बयान से माहौल तो बना दिया है। अब नजर 7 जुलाई पर है, जब पटना में राजभर मंच से बहुत बड़ा खुलासा करेंगे। ओपी राजभर का ये दूसरा धमाका है। 3 जुलाई को राजभर ने एबीपी न्यूज के कैमरे पर दावा किया था कि जयंत चौधरी अखिलेश यादव का साथ छोड़ने वाले हैं। राजभर के बयानों ने मोदी विरोधी मोर्चा बनाने में तेजी से जुटे दलों को टेंशन तो दे ही दी है। न जाने क्या वजह है कि आजकल अखिलेश जी से भी उनकी नाराजगी और मायावती जी की प्रशंसा के गीत गा रहे हैं। तो अभी तो ये उनकी राजनीति का कौन सा ये नया फॉर्मूला है, ये तो वही जान सकते हैं, इसका जवाब वही दे सकते हैं। 6 महीने का समय बाकी रह गया। देखिए राजभर जी अंत तक किसकी प्रशंसा करते हैं। मुझे लगता है शायद ओम प्रकाश राजभर जी अपनी पार्टी के बारे में बात कर रहे थे, किस प्रकार से उनकी पार्टी का एक धड़ा भारतीय जनता पार्टी और एक धड़ा समाजवादी पार्टी में आया था, और उन्हें निश्चित रूप से देखना चाहिए, उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि वो स्वयं कहाँ पर हैं। देखिए इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि जो ओम प्रकाश राजभर मूड स्विंग वाली सियासत करते हैं, जिनका यूपी में एक भी सांसद नहीं है, वो भला इतनी बड़ी बड़ी बातें आखिर कर क्यों रहे हैं? आखिर ओम प्रकाश राजभर में वो कौन सा फैक्टर है जो बीजेपी को भी रिझा रहा है? आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि यूपी में राजभर फैक्टर क्या है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पूर्वांचल की 16 लोकसभा सीटों पर इंपैक्ट है ओम प्रकाश राजभर का। 2014 में गाजीपुर, घोसी, लालगंज
जौनपुर में बीजेपी जीती और 2019 में हारी। 2022 के विधानसभा चुनावों की अगर बात करें तो वहां पर भी ओम प्रकाश राजभर का फैक्टर साफ तौर पर नजर आया। गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ में सिर्फ एक सीट पर ही भारतीय जनता पार्टी जीत पाई। यूपी में 4% हैं राजभर वोटर्स और कुछ जिलों में तो 15% से भी ज्यादा आबादी है। यानी कि इंपैक्ट आप देखिए ओम प्रकाश राजभर का क्या है। एनसीपी में जारी सियासी घमासान के बीच अजित पवार चाचा से जंग के राउंड 2 की तैयारी में जुट गए हैं। 5 जुलाई को अजित पवार और शरद पवार दोनों ही अपने समर्थकों के साथ बैठक करके अपनी ताकत दिखाने वाले हैं। वैसे भतीजे को पटखनी देने के लिए सीनियर पवार ने भी लीगल टीम को एक्टिव कर दिया है। ये दो तस्वीरें महाराष्ट्र में एनसीपी के हालात की पूरी तस्वीर बयां कर रही हैं। पहली तस्वीर समर्थकों के जोशीले नारों के बीच नए दफ्तर का उद्घाटन करते अजित पवार की। दूसरी तस्वीर शरद पवार की, जो भतीजे को पटखनी देने की रणनीति बनाने के लिए वाईबी चव्हाण सेंटर पहुंच रहे थे। एनसीपी के दावेदार अजित पवार का नया दफ्तर मंत्रालय यानी महाराष्ट्र सरकार के मुख्यालय के पास बने इसी राष्ट्रवादी भवन से चलेगा और हो सकता है अजित पवार को इसी दफ्तर से अपने चाचा के खिलाफ कानूनी जंग के दावपेच भी तय करने पड़े, क्योंकि खबर है कि बगावत से भड़के सीनियर पवार पार्टी बचाने के लिए कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। बहरहाल बीजेपी शिवसेना गठबंधन में अजीत कैंप की एंट्री के बाद कैबिनेट की पहली बैठक हुई। अजित पवार समेत एनसीपी के तमाम नए मंत्री शामिल हुए। अब सबकी नजर फिलहाल कैबिनेट विस्तार पर है। दावा किया जा रहा है शिंदे गुट वित्त मंत्रालय पर दावा जता रहा है, लेकिन खुद अजित पवार ने इसका खंडन कर दिया। राज्याचे मुख्यमंत्री या नात्याने अंतिम निर्णय एकनाथराव शिंदे साहेबांनी घ्यायचा असतो। त्या संदर्भामध्ये त्या सगळ्या गोष्टीच्या बद्दलची जी काही तयारी करायची असते, कॅबिनेटला नोट आणण्याच्या करता त्या सगळ्या गोष्टी करून एनसीपी में छिड़े दंगल के लिहाज से 5 जुलाई की तारीख खास रहने वाली है, क्योंकि पार्टी में टूट के बाद दोनों गुट अपनी पहली बैठक करेंगे। शरद पवार गुट दक्षिण मुंबई के यशवंतराव चौहान सेंटर में, अजीत पवार गुट बांद्रा के भुजबल नॉलेज सिटी में अपनी ताकत दिखाएगा। We have formed a government as NCP or the elected representatives of the party. Overwhelmingly, they are supporting this decision. Well, Sharad Pawar ji is our mentor, guru, and for me personally, a very revered person. जिस वक्त प्रफुल्ल पटेल विधायकों के भरपूर समर्थन का दावा कर रहे थे, उसी समय खबर आई कि देवलाली सीट से एनसीपी विधायक सरोज अहिरे अजीत पवार का कैंप छोड़कर शरद पवार के खेमे में लौट चुकी हैं। इस तरह 40 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले अजीत पवार के कैंप की स्ट्रेंथ अब 37 रह गई है। एनसीपी में आए सियासी उबाल के बीच महाअघाड़ी भी अपनी सियासत के कील कांटे दुरुस्त कर रहा है। महाअघाड़ी की बैठक के बाद संजय राउत ने बीजेपी पर तोड़फोड़ का आरोप लगा दिया। जो महाराष्ट्र में और पूरे देश में जो उथल पुथल चल रही है, उसको तोड़ो, उसको फोड़ो, उसको खरीद लो, ये जो राजनीति बीजेपी की चल रही है उसके ऊपर चर्चा हुई और इस संकट और संघर्ष से हमको कैसे आगे जाना है उस बारे में मार्गदर्शन हुआ। लोकसभा चुनाव के बारे में चर्चा हुई, यूसीसी के बारे में चर्चा हुई। माननीय उद्धव ठाकरे जी का जो महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा एक हम राज्यव्यापी एक दौरा यानी टूर हम बना रहे, उस बारे में चर्चा हुई। हर संकट में, हर संकट के घड़ी में ये तीनों पार्टी महाविकास आघाड़ी के बैनर में एक साथ है। कोई दल अपने बोझ से ही टूट रहा है तो भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा राजनीतिक दल है। राजनीतिक परिस्थितियों पर संज्ञान रखना ये हमारी जिम्मेवारी भी है। जब एनसीपी टूटी तो भारतीय जनता पार्टी को जो भूमिका निर्वाह करना थी उन्होंने की।